नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। हमारा देश ये मानता है, हमारे जो माता पिता ये मानते हैं कि बच्चे इस देश के भविष्य हैं। आज मैं ऐसी जगह पर मौजूद हूं जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते। हमारी चैनल की टीम यहाँ पर जब आई तो चौंक गई, दंग रह गई यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर। अब मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको। और आप अगर बच्चों का भविष्य चाहते हैं कि हमारे देश देश के बच्चे आगे जाएं, अपने गली मोहल्ले चौराहों का नाम रोशन करें, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर माँ बाप यही चाहता है कि बच्चे अच्छे रास्ते पर जाएं और सफलता प्राप्त करें, जिससे वो एक अच्छा पद ले सके, अपने देश का नाम रोशन कर सके, अपने अध्यापक का नाम रोशन कर सके। तो हम ढेर सारी जानकारी लेंगे आखिर ये क्या चीज़ है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है। और आप देखते रहिएगा, सारी चीज़ों का हम यहाँ का व्यू लेंगे आखिर क्या कुछ है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, सबसे पहले हमारे दर्शकों को परिचय बताइए, क्या परिचय होगा आपका? मेरा नाम रश्मि अग्रवाल है और मेरी शादी हुई है बस्ती में। मैं रहने वाली आजमगढ़ की हूँ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बस्ती जैसे शहर में आके कुछ ऐसा दे पा रही हूँ बस्ती के लोगों को, जिसकी बहुत ज़रूरत थी यहाँ पे। मैम, एक सवाल हमारे मन में आया कि आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं, जी। और आज का जो ये जनरेशन है कि जो मॉडर्न लड़कियां होती हैं, वो तमाम सारे शिक्षा से लेके वो भागती है, मतलब उनको फैशन एक चाहिए। लेकिन ऐसे में आप एजुकेशन दे रही हैं, शिक्षा दे रही हैं, आखिर क्या आप इस क्या थिंकिंग है आपके मन में? सो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में आप जो भी कुछ कर रहे हो, लेकिन बिना एजुकेशन के, बिना शिक्षा के वो सब अधूरा है। जो एक ठहराव, एक मैच्योरिटी आपको आती है एजुकेशन के माध्यम से, वो और किसी चीज़ से नहीं आ सकती, नो मैटर आप ज़िंदगी में जो भी कर रहे हो। सो शिक्षा तो प्राथमिक, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो वाक़ई बहुत ज़रूरी चीज़ है और वो सबको अधिकार भी है और सबको लेना भी चाहिए। मैम, आजकल ये भी देखा जाता है कि शिक्षा एक माना जाता है, लोगों का मानना है कि आय का जरिया है। इसको आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किस नज़रिए से देखेंगे आप इसको? डेफ़िनेटली एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है ही है और आज के समय में हर कोई चाहता है कि वो कमाए, अच्छा कमाए अपने परिवार के लिए, अपने लिए। और जो शिक्षित वर्ग है, वो कंपैरेटिवली बाकी लोगों की अपेक्षा कम काम करते हुए भी, कम काम से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो लोग मतलब लेबर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम काम से मतलब वो स्मार्ट वे में वर्क कर रहे हैं, बिकॉज़ उनको कंप्यूटर चलाने आता है, उनको ऑफ़िस में वर्क करने आता है, उनको मेबी टीचिंग करने आता है, उनको मेबी सेल्समैन वो कर सकते हैं, मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं या जिस भी विभाग में। तो क्योंकि उनकी शिक्षा उस स्पेसिफ़िक फ़ील्ड में हो चुकी है, तो उनको वो नॉलेज है कि वो उसमें एक्सेल कर सकते हैं, वो उसको बाँट सकते हैं और उसका उनको इन रिटर्न एक अमाउंट मिल रहा है दैट इज़ फेयर इनफ फॉर देम टू वो अपनी परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। जिन्होंने शिक्षा नहीं प्राप्त करी है, वो जितना मेहनत करते हैं, उतना मेहनत तो शायद कोई नहीं करता है। उतनी मेहनत हम कर भी नहीं सकते मुझे लगता है। तो उन वो लोग जितना कमाते हैं, उतनी मेहनत करके हम उससे ज़्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि हमें शिक्षा प्राप्त हुई है और क्योंकि हम जानते हैं काफ़ी कुछ। मैम, आपने हमें जानकारी दिया कि आप फर्स्ट क्राई कि आप हेड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मैम, ये फर्स्ट क्राई क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, आखिर ये क्या चीज़ है? मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ और शायद हमारे दर्शक भी नहीं जानते हैं, तो हमें पूरा डिटेल बताइएगा इसके बारे में, ये वाकई में क्या है ये चीज़? सो फर्स्ट क्राई एशिया की लार्जेस्ट किड्स ब्रांड है, जो कि बच्चों से संबंधित या माँओं से संबंधित हर चीज़ प्रोवाइड करती है। इनकी एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप भी है, जहाँ से आप चाहे कपड़े हुए, चाहे खिलौने हुए, चाहे माँ और बच्चे की ज़रूरत का जो भी सामान है, वो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे एक पेरेंटिंग का भी ऑप्शन आता है, जो नए माता-पिता होते हैं, जो पहली बार माँ बन रहे होते हैं, बाप बन रहे होते हैं, उनके मन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं कि मेरा बच्चा खा नहीं रहा है, मैं क्या करूँ? मेरा बच्चा अभी चलना नहीं शुरू किया है, मैं क्या करूँ? तो वो उस पेरेंटिंग साइट पे आप जाके अपने क्वेश्चन वहाँ पे लिख सकते हैं और बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जो उसका जवाब देते हैं आपको। और जब एक एक्सपर्ट आपको जवाब दे रहा होता है, तो बहुत
अच्छा होता है, जी, बिल्कुल। ऐसा कोई आपको बहकाने वाली बात नहीं होती है। वो बहुत निर्धारित आपको आंसर देगा उस चीज़ का, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो दिस इज़ अबाउट फर्स्ट क्राई। वो काम कर रहे हैं जो एक माँ और बच्चे को ज़रूरत है। मैम एक बार मैं रास्ते से गुजर रहा था और मैं जब आज आ रहा तो एक कपड़े का ब्रांड मुझे दिखा, फर्स्ट क्राई, ये गांधीनगर में। जी, जी। मैम मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा बझाने वाला सवाल है, ये एजुकेशन दे रहा है या व्यापार कर रहा है? सो फर्स्ट क्राई का जो मेन स्टार्टिंग हुआ था वो यहीं से हुआ था। हाँ, हाँ। उन्होंने बच्चों के कपड़े, बच्चों के खिलौने, बच्चों की सुविधा के सारे सामान प्रोवाइड करना स्टार्ट किया था। धीरे-धीरे इन्होंने माँओं की ज़रूरतों को समझा कि अगर एक माँ हॉस्पिटल में है, तो उसको क्या-क्या सामान वो हॉस्पिटल में ज़रूरत होगा। तो उन्होंने पूरी किट बनाई कि वो माँ अपने साथ वो किट को खरीद के हॉस्पिटल में ले जा सकती है और उनको सारा सामान इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। वो बस वो किट लेके जाएँ, उनकी ज़रूरत का सारा सामान उसमें उपलब्ध है। 2019 में इन्होंने एजुकेशन फ़ील्ड में अपना कदम रखा और अभी दूसरा साल, क्योंकि 2020 में कोविड आ गया था, जी, बिल्कुल। तो उस समय तो एजुकेशन सुविधा काफ़ी ढीली पड़ गई थी, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था। बट 2021 से फिर से बहुत ही स्पीड में इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया और उसके बाद तो कुछ पूछना ही नहीं है। इतने नंबर ऑफ सेंटर्स हमने 2021 में साइन किया था और 2021 से अभी तक इतने सेंटर्स लॉन्च हो चुके हैं, तो फर्स्ट क्राई की पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी है और उसका उन्हें काफ़ी लोगों का सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। मैम लेकिन एक बात देखा जा रहा है कि ये कपड़े का ब्रांड है और एजुकेशन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एजुकेशन की आड़ में अपने कपड़े का व्यापार ग्रोथ करना चाहते हैं, कुछ ऐसा भी तो हो सकता है? अम, बिल्कुल, ये सवाल लोगों के मन में आ सकता है, लेकिन जब फर्स्ट क्राई में जब मैंने बात करा कि एक शॉपिंग का है और दूसरी साइड आप जब स्क्रॉल करेंगे तो एक पेरेंटिंग का ऑप्शन है। तो उसमें जैसे जितने छोटे बच्चों की माँ-बाप हैं, वो अपने क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स उसका आंसर करते हैं। तो जो इन्होंने पढ़ाने का पूरा करिकुलम फ़ॉर्म किया है, वो इसी के आधार पे है कि अगर 2 साल का बच्चा है, तो उसका क्या-क्या विकास हो रहा है और उसको क्या-क्या चीज़ें हम और दे सकते हैं, जिससे उनका विकास और अच्छा हो। तो जैसे हमारे टाइम में जब हम और आप स्कूल जाया करते थे, तो हमने तो टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ाई करी है। लिखने से ही शुरुआत हुई है हमारे जी, स्कूल जी। की। हमें कभी नहीं पता था कि खेल-कूद के माध्यम से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं या हमारे स्कूल में मुझे नहीं याद है कि मैंने ऐसा कुछ किया था। हम वही चेयर और टेबल पे बैठा करते थे और जैसे ही पीरियड स्टार्ट हुआ हमने कॉपी और में लिखना स्टार्ट कर दिया और आपको कुछ बोलने का अलाउड नहीं था, आप बात नहीं कर सकते हो बीच में वरना फिर पिटाई बढ़ जाती थी। तो समय बहुत चेंज हो चुका है, उसके साथ पढ़ाई का भी बहुत चेंजेज़ आ चुके हैं और फर्स्ट क्राई जो एजुकेशन फ़ील्ड में आया है, इन्होंने एकदम शुरुआती दौर में यानी 2 से 6 साल के बच्चों के लिए ही स्कूल के फ़ील्ड में कदम रखा है, कि 2 साल से 6 साल के जो बीच के बच्चे होते हैं, इनका माइंड बहुत शार्प होता है। बाय माइंड शार्प मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बड़े बच्चों का माइंड शार्प नहीं होता है, लेकिन इन बच्चों का जो ऑब्ज़र्वेशन पावर होता है, यानी वो अपने एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आप उनको बैठा के एक जगह सोचें कि मैं एबीसीडी लिखना सिखा दूँ, तो वो शायद थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उन बच्चों को मूवमेंट करने का बहुत मन करता है। तो इन्होंने जो करिकुलम फ़ॉर्म किया है, वो उसी के आधार पे है कि अगर 2 साल का बच्चा है तो उसकी सिटिंग कैपेसिटी कितनी है, यानी कि वो कितनी देर बैठ सकता है, कितनी देर पढ़ सकता है। तो पूरा करिकुलम अगर हम बात करें कि 2 साल का बच्चा अगर 3 घंटे के लिए स्कूल जा रहा है, तो अगर उसको 10 मिनट बैठा के हमने एक एक्टिविटी कराई है, तो अगले 10 मिनट ज़रूर दूसरी एक्टिविटी ऐसी होती है जिसमें वो अ, अपने एनवायरनमेंट से कुछ सीख रहा होता है या टीचर्स राइम्स करा रही होती हैं, डांस करा रही होती हैं, कुछ पेंटिंग करा रही होती हैं। इस माध्यम से उनको सिखाया जाता है। तो पूरा करिकुलम इन्होंने बिकॉज़ उनका ये ब्रांड है किड्स का, तो उसकी वजह से और जो पेरेंटिंग सेक्शन है इनका, उसकी वजह से इन्होंने करिकुलम अपना बहुत अच्छा फ़ॉर्म करा है कि एक बच्चे का पूरा पूरा विकास हो सकता है, ना कि हम केवल एबीसीडी और नंबर्स लिखना सिखा रहे हैं, बल्कि हम बहुत अच्छे तरीके से अगर मैं थोड़ा और इस पे आपको बताऊँ नहीं, बिल्कुल बताइए, बिल्कुल। कि अगर एक बच्चा रेस्टोरेंट जा रहा है, ठीक है? तो वो रेस्टोरेंट में अगर बैठा है, तो जो नैपकिन रखी होती है, वो नैपकिन आपको कहाँ प्लेस करनी है, फ़ोर्क और स्पून कैसे यूज़ करना है, नाइफ़ कैसे यूज़ करना है, वो स वहाँ से लेके अगर आप वॉशरूम जा रहे हो, तो वॉशरूम के क्या एटिकेट्स होते हैं, हैंड वॉश कैसे करते हैं, बहुत बेसिक-बेसिक चीज़ें क्योंकि 2 साल के बच्चे को एबीसीडी सीखने के साथ-साथ ये सब चीज़ें भी सीखना बहुत ज़रूरी है।
तो उनका करिकुलम में वो सब कुछ इंक्लूडेड है। हम फायरलेस कुकिंग भी करा रहे हैं, हम पेंटिंग भी करा रहे हैं, हम बच्चों को फील्ड ट्रिप पे भी लेके जा रहे हैं। लोग सोचते हैं 2 साल का बच्चा कहाँ घूमने जाएगा, उसको तो आप मैनेज ही करते रह जाओगे। लेकिन हम लेके गए हैं और बच्चों ने बहुत एन्जॉय किया है और बिल्कुल हमारे साथ से साथ हमने जो भी बच्चों को गाइड किया था वो भरपूर उन्होंने वहाँ पे दिखाया है एंड पीपल वर शॉक्ड कि इतना छोटा बच्चा ये भी कर पा रहा है। तो डेफ़िनेटली करिकुलम बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं एसोसिएटेड हूँ फर्स्ट क्राई ब्रांड से। जी। मैम आजकल ये भी देखा जाता है, आपके समय भी ऐसा हुआ होगा कि जब बच्चा स्कूल नहीं जाता था तो पेरेंट्स उसको ऊपर स्ट्रिक्ट हो जाते थे, मारते थे डंडे से, तब इसको स्कूल भेजते थे। मैं जानना चाहता हूँ यहाँ के जो बच्चे आ रहे हैं, क्या वही समय दोहराया जा रहा है कि मतलब बच्चे खुद आते हैं स्कूल? इस पे मैं हँस रही थी क्योंकि मुझे बहुत किस्सा याद आ रहा था कुछ। सुबह जब पहला साल था स्कूल का, तो सुबह-सुबह मेरे पास फ़ोन आता था। सैटरडे, संडे स्कूल बंद रहता है। तो मेरे पास सैटरडे को अक्सर सुबह, मैम सैटरडे बंद है, बहुत रो रहा है, स्कूल जाने के लिए रो रहा है, यूनिफ़ॉर्म पहन के बैठा हुआ है, मैं क्या करूँ? तो फिर मेरे से बात करते थे बच्चे, मैं बोली थी नहीं सैटरडे ऑफ है, आज आप घर पे एन्जॉय करो मम्मी-पापा के साथ, हम लोग मंडे फिर मिलेंगे, आप ये एक्टिविटी। तो मुझे बहुत खुशी है और वो हँसते हुए चेहरे देख के, बच्चों का हँसता हुआ चेहरा देख के मुझे लग रहा है किसी के भी होठों में मुस्कान आ सकती है। तो मुझे बहुत खुशी है कि हम एक ऐसा स्कूल चला रहे हैं जहाँ पे बच्चे बिल्कुल रेडी हैं स्कूल आने के लिए, वो मम्मी-पापा को मना नहीं कर रहे हैं बल्कि सुबह उठा रहे हैं कि मम्मी-पापा उठिए स्कूल का समय हो गया है, मुझे लेके जाइए। तो यस, हम दूसरे दौर में आ चुके हैं जहाँ पे मम्मी-पापा को मारना नहीं पड़ रहा है, बल्कि मम्मी-पापा को रोकना पड़ रहा है कि नहीं आज छुट्टी है, आज मत जाओ स्कूल। लेकिन मैम आपने बताया कि बच्चे खुद आ रहे हैं, जी, ये आप एग्री हैं इस बात जी, को लेकर। जी। लेकिन अगर एक बात कही मैम, अगर इंसान को अच्छे काम करना है तो उसके पीछे परिश्रम करना पड़ता है, बिल्कुल। बिल्कुल करना पड़ता है। अगर बच्चा स्कूल आ रहा है तो उसके दिमाग में ये भी तो सेट हो सकता है कि मुझे वहाँ पे जाके एन्जॉय करना है, ना कि पढ़ना है। कहीं ये सोचकर तो विद्यालय नहीं आ रहा है। जैसे मैंने बोला कि बच्चे बहुत छोटे हैं, 2 से 6 साल के ही बच्चे हैं और उनको अगर हम सोचें कि हम स्कूल ले जाके बैठा दें 2 साल के बच्चे को, वो 3 घंटे बैठ जाए, तो वो आप उसके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। क्योंकि 2 साल का बच्चा जो कि अभी दुनिया में अब सीख रहा है वो धीरे-धीरे कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे खुद से खाया जाता है, कैसे चला जाता है, कैसे दौड़ा जाता है, कैसे सोसाइटी में बैठा जाता है। उस बच्चे को हम 3 साल बैठा के क्या समझाना चाहते हैं? बैठा के क्या केवल एबीसीडी सीख लेने से वो सब कुछ सीख जाएगा या नंबर सीख लेने से सब कुछ सीख जाएगा? दुनिया में जीने के लिए उसको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो अगर एक बच्चा, मैं बात करूँ, अगर वो पार्टी में जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, तो एक सोशल एटिकेट्स होता है कि जाके वहाँ पे लोगों को ग्रीट करना होता है, नमस्ते बोलना होता है या बड़े हैं तो पैर छूना होता है। अगर एक बच्चा एबीसीडी ना सुना के ये कर रहा है, तो वो ज़्यादा सुंदर नहीं है। केवल एबीसीडी एबीसीडी सीखे, मैं उसमें मना नहीं कर रही हूँ, वो भी हम सिखा रहे हैं। लेकिन केवल 3 घंटे क्लासरूम में बंद करके, बैठा के, एबीसीडी सिखा के बच्चे के साथ बहुत गलत हो रहा है। ये मेरा खुद का मानना है। क्योंकि अगर कोई बच्चा बिना ज़बरदस्ती के और बिना फ़ोर्सफुली खुशी-खुशी स्कूल भी आ रहा है, एबीसीडी भी सीख रहा है, साथ ही साथ और भी चीज़ें सीख रहा है, तो उसमें हर्ज़ क्या है? लेकिन मैम मेरा मानना ये है कि जब बच्चा छोटा रहता है, अभी जैसे आपके यहाँ मैंने जानकारी हमको मिली सूत्रों के मुताबिक पता चला कि बच्चा 2 साल से लेकर के 6 साल के बच्चा यहाँ पर आता है। मैंने ये देखा है जब माँ उसे खाना खिलाती है, तो बच्चा कहता है मुझे फ़ोन चाहिए। लेकिन माँ बेचारी क्या करे, ममता है, उसको फ़ोन दे देती तभी वो खाना खाता है। कोई भी काम करता है तो फ़ोन उसको चाहिए बच्चे को। यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से उनको ज़्यादातर प्यार हो गया है। अगर बच्चा इस तरीके से रहता है तो मैम आगे चलकर बहुत समस्याएँ खड़ी हो सकती है, वो मोबाइल का ही आदी हो जाएगा। जी, जी। तो इसका अगर मैं बहुत बेसिक सा एग्ज़ाम्पल लूँ कि अगर मैं आप ही को बोलूँ कि आप मेरा ये काम कर दीजिए और मैं आपको अभी के अभी कुछ भी आपको एज़ अ बोनस मैं कुछ दे रही हूँ, ठीक है? अगर आपने ये काम मेरा कर दिया तो मैं आपको कुछ बोनस दे रही हूँ। तो अगर मैं दूसरी बार वो बोनस ना दूँ तो क्या आप मेरा वो काम करेंगे? नहीं करेंगे, राइट? तो अगर बच्चे को पहली बार खाना खिलाने बैठे,
बच्चे को मोबाइल कैसे पता चला? वो तो आपने ही दिखाया है ना कि घर में मोबाइल भी होता है, क्योंकि शायद आप देख रहे थे या पहली बार में आपको लगा कि चलो आज पार्टी में गए हैं, आज मोबाइल दिखा के खाना खिला दे, थोड़ा लाइफ ईज़ी हो जाएगी, थोड़ा परेशान नहीं करेगा। तो आपने मोबाइल दिखाया और बच्चे को खाना खिला दिया। अब बच्चे को मालूम चल गया कि मम्मा को खाना खिलाना है तो मुझे मोबाइल वो देंगी, नो मैटर व्हाट। तो अब जब मुझे एक बार वो बोनस मिल चुका है, तो मैं दूसरी बार भी खाना खाने के लिए वो बोनस तो माँगूँगा ही ना, क्योंकि आपने ही मुझे बताया कि वो बोनस का ऑप्शन था। अगर मुझे पहली बार में पता ही नहीं होता कि खाना तो मुझे अपनी भूख के लिए खाना ही है। भूखा कोई इंसान नहीं रह सकता है। नो मैटर वो अगर न्यूबॉर्न बेबी भी है, तो वो भी बिना खाए-पिए नहीं रह सकता है, वो दूध पिएगा। तो अगर आप उसको छोड़ेंगे, उसको भूख का एहसास होगा, तो वो ऑटोमैटिकली आएगा, मम्मी मुझे खाना दे दीजिए, मुझे भूख लगी है। लेकिन आपने वो एहसास होने के पहले ही हम शुरू हो जाते हैं, हमने मोबाइल लगा दिया, अब तुम खाना खा लोगे ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल मैं खा लूँगा। तो आपने ही तो वो बोनस दिया है, तो वो बोनस हटाने के लिए भी परिश्रम आप ही को करना पड़ेगा। जी। मैम अगर इस तरीके से अगर सिचुएशन रहा तो बच्चा उसका आदी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बड़े हैं, हम लोग चीज़ों को समझते हैं, लेकिन बच्चा अगर हैबिट ही हो सकता है क्या। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं आपके बच्चे इस तरीके से तो नहीं जो आपके यहाँ पर मैंने देखा, सारी चीज़ों को मैंने कैप्चर किया। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने सवालों में आपको बझाया, जी। आपने अच्छे से जवाब दिया, सराहनीय है। लेकिन आपके यहाँ के बच्चे का कंडीशन कैसा है, कहीं इस तरीके से तो नहीं है? नहीं, मोबाइल बिल्कुल अलाउड नहीं है। इनफैक्ट हमने टीवी भी नहीं लगा रखा है स्कूल में, क्योंकि जनरली अब मैं कुछ बताऊँ तो मेरी खुद की बेटी नर्सरी में पढ़ रही है इस साल। जब वो 2 साल की पूरी हुई तो हमने स्कूल ढूँढना शुरू किया। कोविड का टाइम था, हाइजीन को लेके सब लोग ही बहुत ज़्यादा ब्रेड का पैकेट भी घर में आ रहा था तो उसको अच्छे से धुल के तब यूज़ किया जा रहा था। तो उतने छोटे बच्चे को जब स्कूल में डालने का समय आया तो मैं, मेरे हस्बैंड, हम सब फैमिली में बहुत ही ज़्यादा वरीड थे कि वहाँ जाके, क्योंकि ये बच्चे मुँह में हाथ डालते हैं हर चीज़ को, खाते-खाते ही कभी कुछ हुआ, दाँत कुछ कर रहे, कुछ भी करते हैं। तो मेरे दिमाग में ये था कहीं कोई वायरस इसके बॉडी में ना चला जाए ऐसा बिल्कुल। करते-करते। तो हमने भी स्कूल विज़िट करे थे अपने बच्चे को एनरोल कराने के लिए। जब कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई और तो मैंने बैठे-बैठे ही रात में ये फर्स्ट क्राई का मेरे इंस्टाग्राम पे एक फॉर्म आया हुआ था कि डू यू वांट टू ओन द फ्रेंचाइज़ी? मैंने घर में किसी से पूछा नहीं था, मैं बस रात में जैसे फ़ोन हम चलाते हैं, जी, जी। मैंने उसमें बेसिक डिटेल्स डाल के वो फॉर्म सबमिट कर दिया था। कुछ मुझे लगता है एंड आई फॉरगॉट, मतलब रात में मैंने फॉर्म भरा, 2-3 दिन तक कुछ वहाँ से फ़ोन भी नहीं आया, तो मैं भी भूल चुकी थी उस चीज़ को। लगभग 3 से 4 दिन बाद मेरे पास वहाँ से कॉल आता है कि मैम आपने ऐसे-ऐसे फॉर्म भरा है, डू यू हैव अ प्रॉपर्टी, डू यू वांट टू शो अस? तो हमारा ये बैक साइड जहाँ पे हमने अभी स्कूल खोला हुआ जी, है, जी। ये पहले हमारा गार्डन एरिया था। इट वाज़ अ स्पेयर स्पेस, हम इसको पार्टी हॉल और वीडियो रूम ऐसे करके कुछ बना रहे थे अपने घर के लिए ही। तो घर पे फिर मैंने बताया जब कॉल आया और उन्होंने बोला कि हम प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, तो मैंने घर पे बताया ऐसे-ऐसे कि ऐसे मेरे पास कॉल आया है और वो लोग आना चाहते हैं। तो मेरे पापा जी बहुत सपोर्टिव हैं। वो हमेशा कभी मुझे नहीं बोलते कि ये काम मत करो, ये नहीं हो पाएगा। हमेशा नो मैटर व्हाट, जो भी आइडिया मैं बताती हूँ घर में, वो हमेशा बोलते हैं, "हाँ, हाँ, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करो।" तो उनका ये शब्द मुझे बहुत मोटिवेट करता है, बहुत प्रोत्साहन देता है और मैंने उनको बोला, "ठीक है सर, आप लोग आ जाइए प्रॉपर्टी देखने।" सिविल वर्क हो रहा था उस समय यहाँ पे, अभी पूरा रेडी नहीं था। तो वो लोग आए, उन्होंने देखा, उनको जैसी रिक्वायरमेंट थी उन्होंने अप्रूव कर दिया। बोला कि ठीक है, हम इसको जो है आप फर्निश कराइए। एंड मुझे याद है 2 या 3 महीने के अंदर स्कूल बिल्कुल रेडी था फ्लरिश होने के लिए। हमने जुलाई 17 को स्टार्ट किया था और यस, मतलब दिस इज़ वेयर वी आर राइट नाउ। तो अब कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है कई बार, क्योंकि हमारा घर भी यहीं से अटैच है। अच्छा, पास में है? जी, जी, बिल्कुल। तो कई बार शाम को मैं आके ऐसे ही गार्डन में बैठ जाया करती हूँ और मैं देखती हूँ कि दिस इज़ समथिंग जो मैंने बनाया है और मैं बहुत खुश हूँ। और अच्छा इसलिए लगता है कि जब बच्चे खुशी-खुशी आते हैं और वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, जो उनके माता-पिता हैं वो इतना सराहना करते हैं। जो फर्स्ट क्राई हेड ऑफ़िस है वहाँ से मेरे पास जब भी मीटिंग होती है, तो मेरे सारे पेरेंट्स उस मीटिंग में, नहीं रश्मि मैम बहुत अच्छी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है बस्ती के लिए। तो वो सारे शब्द ऐसे जो मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं
और डेफ़िनेटली मैं खुद भी महसूस कर सकती हूँ इतनी पॉज़िटिव एनर्जी जो मुझे मिलती है लोगों से। यानी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही होगी। नहीं, ऐसी सेलिब्रिटी नहीं बोलूँगी, लेकिन मतलब सेलिब्रिटी किसको कह सकते हैं कि जो लोगों की आई में बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक अंदर से जो फीलिंग आती है ना कि हाँ, शायद मैंने कुछ अच्छा किया है वाक़ई। मैं अपने बच्चे के लिए अच्छा करते-करते शायद मैंने और बच्चों के लिए भी अच्छा कर दिया है। मैम यहाँ के बारे जो फर्स्ट क्राई है, मैं यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ कि हमारे दर्शक जान सकें कि और क्या-क्या यहाँ फैसिलिटीज़ है और अपने बच्चों का दाखिला यहाँ पर करवाने में आसानी रहे। तो जैसे कि मैंने बात किया कि फर्स्ट क्राई का जो करिकुलम है, वो एक होलिस्टिक अप्रोच है। यानी उनका मानना ये है कि छोटा बच्चा जो है वो बहुत अ, उत्साहित होता है, बहुत क्यूरियस होता है चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए। तो इनका जो पूरा करिकुलम है, वो बेस्ड है 6 फिलॉसफी पे। पहली उसमें से है आपकी कम्युनिकेशन, जिसमें हम बातचीत जो कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं भले वो बच्चा 2 साल का ही है, लेकिन उसके मन में जो भी विचार चल रहे हैं वो हमें बता सके, खुले शब्दों में बता सके कि वो क्या फ़ील कर रहा है, कैसा महसूस कर रहा है। सेकंड है हमारा क्रिएटिविटी। सो शंभू जी, अगर मैं आपसे ही ये चीज़ पूछ लूँ कि मैं अगर आपसे बोलूँ कि आप कोई ड्राइंग बना के दिखा दीजिए, कोई भी सीन बनाइए, तो आप क्या बनाएँगे? क्या आता है मैं आपके अब दिमाग देखिए में? हमारा जो इंडिया है, सबसे बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है चंद्रयान 3, जी, जी, जो जी। कई देश इसके फैन हो चुके हैं। मैं तो यही स्ट्रक्चर बनाऊँगा क्योंकि बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है और जी, भारत का गौरव बढ़ा है इसमें। जी, जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसको ही हम कहते हैं क्रिएटिविटी। सो अगर मैं याद करूँ कि जब हम लोग ट्रेनिंग में थे, तो नियर अबाउट कुछ 370 या 375 लोग हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग में बैठे हुए थे। ऑल ओवर इंडिया के जितने भी सेंटर्स थे, वो लोग बैठे थे वहाँ पे और हमसे बोला गया कि आप एक सीनरी बनाइए। तो हमने से कुछ 200 250 लोगों ने तो ये बनाया ही होगा। पहाड़ बनाया था, उसके बीच से एक सूरज निकल रहा था, नदी जा रही थी, पेड़ था। तो ये सीनरी शायद आपको भी याद होगी। ये बचपन में हम लोग ये सीनरी बनाया करते थे और ये पहली सीनरी है जो दिमाग में आती है, जैसे ही कोई बोलता है कि कुछ ड्राइंग कर दो। जब आपको बहुत सोचना नहीं है, आपको बस बोला गया ड्राइंग करने के लिए, तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड। तो क्योंकि शायद हमें उस टाइम पे पढ़ाया गया कि सीनरी मतलब यही होता है, जैसे ही कोई बोले सीनरी बना दो तो यही बना देना। तो समय बदल चुका है, कंपटीशन बहुत आ चुका है। आज के टाइम में अगर कुछ लोगों को आगे बढ़ना है तो उनको कुछ नया सोचना पड़ेगा। तो सेम हम फर्स्ट क्राई ने भी यहाँ पे करिकुलम में इम्प्लीमेंट किया कि अगर बच्चों से कुछ आपको बनवाना है तो उनको बोर्ड पे बना के मत दिखा दीजिए कि आज ये चीज़ कॉपी करो, अपने अपने ड्राइंग बुक में बना दो। उन्होंने बोला अगर आपको सीनरी बनानी है तो बच्चों को आप सीनरी दिखाने ले जाइए। उनको दिखाइए कि सीनरी का क्या-क्या पार्ट हो सकता है। हो सकता है किसी बच्चे के लिए स्लाइड हो सकता है सीनरी का पार्ट, कोई स्विंग कर रहा है, कोई स्विमिंग पूल में है, रोड पे ट्रक जा रही है, वो सीनरी का पार्ट हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि आप बच्चों को थोड़ा ना बहुत बाँध के मत रखिए, थोड़ा उनको सोचने दीजिए अपने दिमाग से कि उनको सीनरी में क्या अच्छा लगता है। हो सकता है किसी बच्चे को कार से बहुत लगाव हो, वो अपने सीनरी में एक कार बनाए जो रोड पे चल रही है, लाल रंग की कार बनाए या जैसा भी उस बच्चे के दिमाग में आ रहा है। तो उनको खुला छोड़िए, उनको सोचने दीजिए कि उनको क्या अच्छा लगता है। आप अपना दिमाग उनको क्यों दे रहे हो कि सीनरी ऐसी होती है, आप अपने-अपने कॉपी में बना लो। सो दैट इज़ अबाउट क्रिएटिविटी। थर्ड थिंग इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। अ, जैसे अगर हम बात करें कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जब बहुत टफ सिचुएशन है और हम कई बार हमारा दिमाग थोड़ा-सा काम करना बंद कर देता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम इस मोमेंट पे कैसे इससे बाहर आएँ, बहुत टफ सिचुएशन चल रही है। बच्चों के लिए भी सिचुएशन आती है ऐसी टफ, फॉर देम इट कैन बी आज क्लास में डांस का टाइम था लेकिन मैं तो अपनी डांसिंग शूज़ लाना भूल गया या तो मैं आज कलरिंग का टाइम था, मैं कलर्स ही लाना भूल गया। तो उनके लिए वही बहुत टफ सिचुएशन है कि अब मैं क्या बोलूँ मैम को कि मैं तो कलर्स लाना भूल गया हूँ। तो इसमें फर्स्ट क्राई का जो मानना है कि आप हमेशा बच्चों को गाइड मत करिए। आप 1 बार बताइए, 2 बार बताइए, तीसरी बार बच्चे को खुद सोचने दीजिए कि इसका समाधान क्या हो सकता है। धीरे-धीरे करके जिसमें हम और आप फँस जाते हैं क्योंकि समाधान हमारे अंदर ही होता है। नो मैटर कितने लोग आके आपको एडवाइस दे के चले जाएँ, अंत में आप करते वही हैं जो आपको उचित लगता है या आपको जो अच्छा लगता है। तो समाधान आपके अंदर ही होता है, बस हम उसको बाहर नहीं ला पाते हैं
क्योंकि हमेशा से शायद हमें वो गाइडेंस की आदत पड़ चुकी है कि मैं प्रॉब्लम में फँस गया हूँ, मैं मम्मी को बताऊँगा, मम्मी मुझे सॉल्यूशन देंगी इसका। तो आज के टाइम में अगर इवॉल्व करना है तो यही है कि आप एक बार 2 बार गाइडेंस लीजिए, तीसरी चौथी बार अपना खुद का दिमाग लगा के उसको सोचिए कि उससे बाहर कैसे आ सकते हैं। दैट इज़ अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। देन कम्स कोलैबोरेशन। इतने छोटे बच्चों को शेयरिंग का मतलब नहीं पता होता या वो शेयर करना ही नहीं चाहते हैं। जैसे अगर एक खिलौना मैंने ले लिया तो बस ये मेरा है, अब इसको कोई और लेगा तो फिर तो शायद लड़ाई हो जाएगी। तो स्कूल में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी कराते हैं जिसमें बच्चों को मालूम पड़ता है कि शेयरिंग करनी चाहिए और करने से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, करने से कितना मज़ा आता है। अकेले खेलना थोड़ा बोरिंग हो जाता है, अगर 4-5 दोस्त साथ में खेलेंगे उसी से तो कितना मज़ा आएगा। उन सारे माध्यम से हम कोलैबोरेशन बच्चों को सिखा रहे होते हैं। देन मैं आपको अभी ये स्कूल का भी टूर कराऊँगी, तो आपको मैं बताऊँगी कि जैसे हमारे घर में जो चीज़ें होती हैं ना, वो सब कुछ हमारे हाइट की होती हैं। बेड्स हमारे हाइट के, चेयर, टेबल, बाथरूम, सीढ़ी पे रेलिंग, सब कुछ, है ना? तो बच्चों को जब कोई चीज़ चाहिए होती है, तो मम्मा वो उतार दीजिए, मुझे हैंड वॉश करा दीजिए, मुझे बाथरूम जाना है, मुझे सीढ़ी पे चढ़ा दीजिए। बच्चों को हमेशा हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और इससे इनका मानना है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं थोड़ा लो होता है जब बहुत ज़्यादा हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे कि ओल्ड एज में भी देखा है हमने कि जब पेरेंट्स खुद से सक्षम नहीं होते हैं और हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस उनका लो हो जाता है। सेम हैपेंस विद द चाइल्ड ऑल्सो। तो उनका भी कॉन्फिडेंस कहीं लो हो जाता है। तो स्कूल में हमने सब कुछ ऐसा बनाया है कि सब कुछ बच्चे के आई लेवल पे है, बच्चों की हाइट पे है। बाथरूम उनके हाइट पे है, उनकी चेयर्स उनकी हाइट पे, उनके टेबल्स उनकी हाइट पे है। स्टेयरकेस पे जो रेलिंग्स लगी है वो उनकी हाइट पे है। जो टॉयज़ रखे हैं वो सब उनके हाइट पे रखे हैं। तो उनको कोई चीज़ बहुत ऐसी चीज़ होगी जो उनके हाइट के ऊपर रखी होगी जो उनके लिए सेफ नहीं है। जैसे फर्स्ट एड बॉक्स हो गया या ऐसी चीज़ें वो हमने ऊपर रखी हैं। बाकी सारी चीज़ें जो उनके यूज़ की हैं वो सारे उन्हीं के लेवल पे लगी हुई हैं, ताकि उन्हें कम से कम मदद लेना पड़े। ऑब्वियसली टीचर्स और आंटीज़ और हम लोग हमेशा होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, बट तो इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है।